बाल विकास पेडागोजी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए सभी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए बाल विकास पेडागोजी लेकर आए हैं। तो 2023 में यूपी टेड होने वाला है, उसके लिए आप सभी लोगों को चैनल से जुड़ें और यूपी टेड 2023 का बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करें। पहला प्रश्न स्क्रीन पर है आप सभी लोगों के लिए। जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम होते हैं उन सभी के लिए आज की क्लास है। नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई तथा यह कहते हुए तान्या से उसका लंच साझा करने के लिए कहा, तो मैं आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन अभिविन्यास प्रारूप अवस्था पर दर्शाता है। कौन सी अवस्था है बताएं। आप सभी लोग जल्दी से कमेंट करें कौन सी अवस्था है कोहलबर्ग की। नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई तथा यह कहते हुए तान्या से उसका लंच साझा करने के लिए कहा, तो मैं आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि मैंने कल तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन कैसा है। ये नूर का कथन है आदान प्रदान अभिविन्यास प्रारूप को पूर्व परंपरागत अवस्था से जोड़ता है। अगला प्रश्न है समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं। जल्दी से सभी लोग कमेंट करें क्या कहते हैं। समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं। इसे कहते हैं जेंडर रूढ़िवादिताएं। अगला प्रश्न हाल ही में पाठचर्या में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माता साहसी गतिविधियों को करती है। यह कदम किस लिए महत्वपूर्ण है। जल्दी से सभी लोग कमेंट करें किस लिए है यह महत्वपूर्ण। हाल ही में पाठचर्या में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माता साहसी गतिविधियों को करती है। यह कदम किस लिए महत्वपूर्ण है। यह जेंडर पक्षपात को सशक्त बनाता है। यह जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है। यह जेंडर स्थिरता को प्रोत्साहित करता है। यह जेंडर विभेदीकरण को बढ़ाता है। तो यह मतलब हाल ही में जैसे पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माता साहसी गतिविधियों को करती है, इसको कहते हैं जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त।
अगला प्रश्न, वाइगोस्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे क्या कहते हैं? सभी लोग जल्दी से बताएं, इसे क्या कहते हैं? वाइगोस्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पाड़ ढांचा। अगला प्रश्न, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है? जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है? जल्दी से कमेंट करें, किस अवधि में होता है? जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है? तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है परिकल्पित निगमनात्मक तर्क। अगला प्रश्न, बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। लॉरेंस कोलबर्ग, जीन पियाजे, लेव वाइगोस्की, अल्बर्ट बंडूरा। जल्दी से सभी लोग बताएं कौन सा आवश्यक है। इन 4 ऑप्शन में से बताएं कौन सा आवश्यक है। बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार वाइगोस्की ने सिद्धांत दिया था सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। जीन पियाजे ने सिद्धांत दिया था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। लॉरेंस कोलबर्ग ने दिया था नैतिक विकास का सिद्धांत। अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था सामाजिक अधिगम सिद्धांत। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? बताएं सभी लोग जल्दी से, क्या करना चाहिए? पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 से 8 के शिक्षक को यानी माध्यमिक स्तर के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? तार्किक बहस के प्रयोग को हतोत्साहित करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही आंसर है इसका वी। अगला प्रश्न, हॉवर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषताएं हो सकती हैं? तो जल्दी से सभी लोग कमेंट करें कौन सी विशेषताएं हो सकती हैं। हॉवर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषता होती है? ध्वनि, ताल तथा
ध्वनि, ताल तथा शब्दों के अर्थ के प्रति संवेदनशीलता, बिल्कुल में नहीं होती है। दृश्य, स्थानिक परिवेश को सटीक रूप से ग्रहण करना, ये भी नहीं है। संगीतमय अभिव्यक्तियों की आवाज़ के स्तर, ताल एवं सौंदर्य गुणों को उत्पन्न करने एवं प्रशंसा करने योग्य। और इसके बाद पैटर्न को खोजने की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता। इसका डी राइट आंसर है, दिल्ली। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है, उसे क्या कहा जाता है? सब लोग जल्दी से कमेंट करें, उसे क्या कहा जाता है? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है, उसे कहते हैं समाजीकरण। अगला प्रश्न, मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? जल्दी से कमेंट करें कौन सा ऑप्शन सही है। मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल परस्पर क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। इसका यह सबसे अच्छा सही आंसर। एक प्रगतिशील कक्षा कैसी होनी चाहिए? तो जल्दी से सभी लोग इसका आंसर दें प्रगतिशील कक्षा के बारे में। 4 ऑप्शन है, आप सभी लोगों के बीच इनमें से कमेंट करें कौन सा सही है। एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षक निर्देशों के अनुसार विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान का अनुसरण किया जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया जाता। विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान को उसी रूप में दोहराया जाता है, ऐसा भी बिल्कुल नहीं। विद्यार्थी के द्वारा निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त किया जाता, बिल्कुल भी नहीं। यानी विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है? 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 जल्दी से कमेंट करें सभी लोग, कौन सा सतत एवं समग्र मूल्यांकन में आवश्यक होता है? विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकलनात्मक आकलन का प्रयोग करना। आपकी कक्षा के एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से बार बार यह बताया गया है कि उसके सामाजिक वर्ग के लोग शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। इस रूढ़िवादिता एवं परिणामिक रूढ़िवादी आशंका के प्रभाव को
कम करने के लिए एक शिक्षक को क्या पहल करना चाहिए? यानी इस प्रकार के सरोकार को अनदेखा करना एक नकारात्मक यानी निगेटिविटी को दर्शाता है। विभिन्न सामाजिक वर्गों के विद्यार्थियों के बीच प्रतियोगिता आयोजित करना, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। कोई गरीब कोई अमीर इसके बीच प्रतियोगिता कराना, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए शिक्षक को। विद्यार्थी से पढ़ाई छोड़कर किसी अन्य क्षेत्र में शामिल होने के लिए सलाह देना, ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि आप पढ़ाई छोड़ दो और किसी धंधे में लग जाओ। विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानियाँ एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करना। सबसे बेस्ट आंसर इसका डी यानी दिल्ली। अगला प्रश्न, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? केवल प्रतिभाशाली एवं योग्य बच्चों को ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कोई पिछड़ा बालक है, कोई सामान्य बालक है, कोई प्रतिभाशाली बालक है, उनको सभी को समान दृष्टि से देखना चाहिए। बच्चों को अपाहिज बच्चा, मंदबुद्धि बच्चा आदि के रूप में वर्गीकृत करना चाहिए, ऐसा भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अशक्त अधिगमकर्ताओं के प्रति दया एवं सहानुभूति का भाव प्रदर्शित करना नहीं, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। समावेशी शिक्षा यानी समावेशी कक्षा में शिक्षक को यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यता एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है। अगला प्रश्न, एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करता है। एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करता है: पढ़ने के प्रति चिंता, शब्दों या अक्षरों को पहचानने में कठिनाई, निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल, पहले पढ़े हुए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाई। ये किसके सूचक हैं? एक शालीन विद्यार्थी की, एक सृजनात्मक विद्यार्थी की, अधिगम आसक्त वाले विद्यार्थी की, या मानसिक क्षति वाले विद्यार्थी। तो ये सभी हैं अधिगम आसक्त वाले विद्यार्थी। सी फॉर चेन्नई इसका आंसर। अगला प्रश्न, एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को किस प्रकार से बता सकता है, संबोधित कर सकता है? आकलन के लिए पेपर पेंसिल टेस्ट का प्रयोग करना तथा अभ्यास एवं रटने पर बल देना। रटने पर बल देना इस हमेशा गलत होता है पेडागोजी के अकॉर्डिंग। ऑप्शन, विद्यार्थियों को निर्देश देने के लिए एक रूप तरीकों का प्रयोग करना, एक रूप तरीकों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अत्यधिक लिखित गृहकार्य देना तथा उत्तरों को अन्य प्रतिभाशाली विद्यार्थियों से नकल करने पर दबाव डालना एक ऑप्शन को गलत करता है और आयोग इस चीज़ को गलत मानता है, दबाव डालना, रटना। अगला ऑप्शन इसका है कि प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों एवं कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना। अगला प्रश्न, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? अविचारी चिंतन पर बल देकर,
अपसारी चिंतन पर बल देकर अभिसारी चिंतन को हतोत्साहित करके, अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व देकर विद्यार्थी को जोखिम लेने एवं चुनौतियाँ, तो जोखिम लेना, हतोत्साहित यानी रोकना, बल देना, ये सभी गलत है। इसका यानी C4 चेन्नई इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है? निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है? बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु परीक्षकों की संख्या बढ़ाना, बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु पुरस्कार को बढ़ावा देना ये भी गलत है। निर्देश के लिए केवल व्याख्यान विधि को अपनाना ये भी गलत है। इसका D4 यानी दिल्ली इसका आंसर है। विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशल क्षेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है? समाधान के मूल्यांकन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना, ये उदाहरण नहीं है समस्या समाधान का। इसके बाद क्रियात्मक अनम्य एक वस्तु के केवल परंपरागत कार्य पर ध्यान देना, ये भी नहीं है। प्रतिक्रिया निर्धारण समस्या प्रस्तुतिकरण के एक ही आयाम में सीमित रखना, ये भी नहीं होना चाहिए। साध्य विश्लेषण समस्या को अनेक उपलब्धियों में विभाजित करना, D4 इसका दिल्ली आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है? बच्चों को अंतर्दृष्टि के द्वारा अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना, ये तो होना चाहिए। इसके बाद प्रयोग एवं पर्यवेक्षण, ये भी होना चाहिए। संवाद एवं परिचर्चा, ये भी होना चाहिए। दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना यानी D4 दिल्ली करेक्ट आंसर इसका, ये नहीं होना चाहिए। शिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान न देने वाले बच्चों से किस प्रकार का बर्ताव कर सकते हैं? शिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान न देने वाले बच्चों से किस प्रकार का बर्ताव कर सकते हैं? बच्चों को कक्षा से बाहर जाने के लिए कहकर पूरी कक्षा के सामने उन्हें बार बार डांटकर ऐसा भी नहीं करना चाहिए। उनसे बात करके तथा उनकी अरुचि का कारण जानने की कोशिश करके उन्हें गृहकार्य के रूप में अत्यधिक वर्कशीट नहीं, उनसे बात करके तथा उनकी अरुचि का कारण जानने की कोशिश करके यानी C4 चेन्नई इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, संरचनावादी उपागम बताता है कि विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान, अनुबंधन, दंड, यंत्रबद्ध याद करना। जल्दी तो सभी लोग इसका आंसर बताएं, इसका आंसर क्या है? आंसर इसका करेक्ट बताएं आप सभी लोग।
कमेंट में जल्दी से डालें। संरचनावादी उपागम बताता है कि ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है विद्यार्थियों का पूर्व ज्ञान। अगला प्रश्न, बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहजानुभूत सिद्धांत की संरचना करते हैं। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चों को इन विचारों के लिए डांटना चाहिए क्योंकि ये विचार उनके शिक्षण में हस्तक्षेप करते हैं। ऐसा नहीं। बच्चों के विचारों एवं सिद्धांतों का अनदेखा करना, ये भी गलत है। बच्चों के इन विचारों को खारिज करना, ये भी गलत है। संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देना चाहिए। सबसे बेस्ट इसका आंसर है। संज्ञान एवं संवेग के बीच किस प्रकार संबंध है? संवेग एवं संज्ञान एवं संवेग के बीच किस प्रकार संबंध है? जल्दी से कमेंट करें सभी लोग। इसका आंसर बताएं सभी लोग। कौन सा? संज्ञान एवं संवेग के बीच किस प्रकार संबंध है? द्विदिशीय दोनों के बीच एक गतिशील पारस्परिक क्रिया है। ऐसा नहीं। एक द्विदिशीय संज्ञान संवेगों को प्रभावित करती है, ये भी नहीं। एक दिशीय संवेग संज्ञान को प्रभावित करते हैं, ऐसा भी नहीं। एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। A4 आगरा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? अधिगम को प्रभावित करते हैं कारक विद्यार्थियों की अभिरुचि, विद्यार्थियों का सांवेगिक स्वास्थ्य, शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियाँ, विद्यार्थी का सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ। ये चारों ही करते हैं, तो इसका आंसर क्या है? D4 दिल्ली। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है? निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है? उद्दीपन, प्रतिक्रिया, संबंध, पुरस्कार एवं दंड, लगातार अभ्यास तथा बार बार स्मरण करना, सामाजिक पारस्परिक क्रिया। तो निम्नलिखित में से क्या ज्ञान की सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है? सामाजिक पारस्परिक क्रिया। A4 आगरा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेते हैं, जैसा कि एक प्रयोग का नियोजन एवं संचालन करना जो कि प्रत्यक्ष रूप से उस गतिविधि से संबंधित नहीं है, जैसा कि एक स्टार या बैज प्राप्त करना, ऐसी स्थिति में क्या संभावना उत्पन्न होती है? अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिरुचि, अभिवृत्ति का विकास, समझने के अधिगम में आनंद प्राप्त करना, पुरस्कार के बिना भी उस गतिविधि पर लगे रहना, अन्य लोगों को खुश करने के लिए कार्य करने के बजाय स्वयं की निपुणता के उद्देश्य निर्धारित करना। A4 इसका यानी आगरा इसका करेक्ट आंसर है। अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास।
अगला प्रश्न, बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है? बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है? यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौम रूप से समान है। समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। यह है कि बच्चे दुष्ट रूप में पैदा होते हैं और उन्हें सभ्य बनाना होता है। यह है कि बच्चे शून्य से शुरुआत करते हैं और उनके गुण पूरी तरह से परिवेश के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तो इसका आंसर है बी फॉर बॉम्बे। समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है? मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है, जल्दी से कमेंट करें सभी लोग, कौन सी विशेषता है मध्य बाल्यावस्था की? मध्य बाल्यावस्था कितने से कितनी एज तक होती है, ये भी कमेंट करें सभी लोग। मध्य बाल्यावस्था होती है 6 से 9 वर्ष। यानी बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। चेन्नई, यानी इसका आंसर है। परिवार एवं आस पड़ोस बच्चों के सामाजिकरण की प्राथमिक एजेंसियां हैं। कैसी एजेंसियां हैं? प्राथमिक एजेंसी। तो सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है हमारी कि आप लोगों ने अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अनुष्का एकेडमी ग्वालियर यूट्यूब चैनल है। यहाँ पर सभी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है और आप लोगों को टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है। अनुष्का एकेडमी ग्वालियर जो टेलीग्राम चैनल है उससे जुड़ें। आपको इस क्लास की PDF वहीं पर उपलब्ध करा दी जाएगी। तो जो अभी बैच चल रहा है वो UP टेट 2000 के लिए चल रहा है। सभी लोग जुड़ जाएं। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अनुष्का एकेडमी ग्वालियर की ओर से नमस्कार सभी लोगों के लिए। अगली क्लास में फिर मिलते हैं। जय हिंद।